अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम पोस्ट आरएन फर्स्ट सेमेस्टर एंड बीएसएन थर्ड सेमेस्टर के सब्जेक्ट हेल्थ असेसमेंट के यूनिट नंबर 5 जो कि हमारे साथ असेसमेंट ऑफ नोज माउथ एंड फेरिंग्स है, इसको आज हम डिस्कस करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। इससे पहले कि हम लेक्चर को स्टार्ट करें, तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आप दोस्तों को टाइम पर मिलती रहे। तो डियर स्टूडेंट, जब भी हम असेसमेंट करते हैं तो असेसमेंट से पहले हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट और ज़रूरी काम होता है वो यही होता है कि हम अपने पेशेंट की जो कंडीशन है उसके हवाले से हम उनसे हिस्ट्री कलेक्ट करें। सो असेसमेंट में सबसे जो पहला काम होता है वो कलेक्शन ऑफ डेटा होता है। मतलब उनसे हम क्या करते हैं, हेल्थ के हवाले से उनसे हम हिस्ट्री लेते हैं। तो यहाँ पर चूँकि हमारे साथ जो सब्जेक्ट है, जो यूनिट है वो असेसमेंट ऑफ नोज माउथ एंड फेरिंग्स है, तो इसमें सबसे पहले हम नोज़ के हवाले से उनसे हम क्या करेंगे, हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे। सो हिस्ट्री कलेक्ट करने के दौरान सबसे पहले हम देखेंगे नेज़ल डिस्चार्ज को, देखेंगे कि किसी किस्म की नेज़ल डिस्चार्ज तो नहीं हो रही, ठीक है। इसके अलावा हम रिनोरिया देखेंगे, मतलब कोल्ड एलर्जीज देखेंगे, साइनस इन्फेक्शन देखेंगे, ट्रॉमा देखेंगे कि नोज़ में उन्हें किसी किस्म की कोल्ड एलर्जी तो नहीं हुई है, ठीक है, या साइनोसाइटिस तो नहीं हुआ है, या कोई इन्फेक्शन या कोई ट्रॉमा तो नहीं हुआ है, मतलब कोई एक्सीडेंट तो उन्होंने नहीं किया है जिसकी वजह से उनकी जो नोज़ की जो स्ट्रक्चर है वो क्या हुई हो, डिस्टर्ब हुई हो। इसके अलावा फ्रीक्वेंट कोल्ड देखेंगे कि किसी 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 वजह से जो है उनको फ्रीक्वेंट कोल्ड तो नहीं हुई है, ठीक है, मतलब उनका जो इम्यूनो सप्रेशन है वो तो नहीं हुआ है, उनका जो इम्यून सिस्टम है वो किसी वजह से इन्फेक्शन के अटैक की वजह से सप्रेस तो नहीं हुआ है। इसके साथ साथ हम एपिस्टेसिस देखेंगे। एपिस्टेसिस से मुराद ये है कि उनके नोज से किसी किस्म की ब्लड ब्लीडिंग तो नहीं हो रही, ठीक है, मतलब किसी वजह से जो है उनके नोज से जो है खून तो नहीं बह रहा है। मे अकर विद ट्रामा, जो कि ट्रामा की वजह से मतलब एक्सीडेंट की वजह से भी हो सकता है और इरिटेंट्स की वजह से भी हो सकता है। इसके अलावा हम देखेंगे कि उनको किसी किस्म की एलर्जी तो नहीं है, या उनके नोज में किसी किस्म की सोर या लीजन इन माउथ और ओरल कैविटी में तो मौजूद नहीं है, ठीक है, जो कि मैलिग्नेंट भी हो सकती है और अनमैलिग्नेंट भी हो सकती है। इसके साथ साथ हम जानने की कोशिश करेंगे कि उनको किसी किस्म की सोर थ्रोट तो नहीं है, ठीक है। अगर है तो इसके पीछे क्या वजह है, बैक्टीरिया की वजह से काज हुआ है या वायरस की वजह से काज हुआ है, तो इसके बारे में भी हम क्या करेंगे, हिस्ट्री को कलेक्ट करेंगे। इसके अलावा हम पेशेंट के जो टॉन्सिल है, ठीक है, उसको देखेंगे कि वो अपनी जगह पर मौजूद है या नहीं। इसके साथ साथ हम उनके गम देखेंगे और साथ ही ये जानने की कोशिश करेंगे कि उनको जो है दांतों में किसी किस्म की तकलीफ़ तो नहीं हो रही, या उनकी जो गम्स है, ठीक है, मसूड़े हैं, वहाँ से किसी किस्म की ब्लीडिंग तो नहीं हो रही। अगर हो रही है तो इसके पीछे वजह ये होगी कि उनकी जो ओरल हाइजीन है वो पुअर है। ओरल हाइजीन पुअर होने की वजह से उनको ब्लीडिंग, उनके गम से ब्लीडिंग्स भी हो सकती है, या उनको टूथ एचेस भी हो सकता है, मतलब उनका जो मसूड़े है वो दर्द भी कर सकती है। इसके अलावा हम उनके वॉइस को चेक करेंगे कि उनके आवाज़ में जो है तब्दीली तो नहीं हुई है या चेंजेस तो नहीं हुई है, ठीक है। इसके साथ साथ हम उनकी जो फेजिया की एबिलिटी है, मतलब चीज़ों को निगलने की जो सलाहियत है उसको देखेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि उनको खुराक खाने में किसी किस्म की तकलीफ़ तो नहीं है, या फूड को जो है स्वालो करने में उनको डिफ़िकल्टी तो नहीं हो रही, ठीक है। डिस्फेगिया से मुराद ये है कि डिफ़िकल्टी इन स्वालोविंग, अगर कोई शख्स जो है उनको किसी चीज़ को निगलने में जो है तकलीफ़ हो रही है, उनको मुश्किल आ रही है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम डिस्फेगिया कहते हैं, ठीक है।
अब हम बात करेंगे नोज़ की एनाटॉमी के बारे में। जब हम नोज़ के स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करते हैं तो इसको हम नोज़ एनाटॉमी कहते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें हम नोज़ल बोन को देखते हैं। मतलब ब्रिज इज़ द सुपीरियर पार्ट। नोज़ल जो बोन होता है, ठीक है, जो कि ऊपर से स्टार्ट होता है कुछ हद तक, जो है हमें जो है ये बोन जो है ये महसूस होता है, ठीक है। तो ये हमारे साथ नोज़ का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, सुपीरियर से मुराद ऊपर वाला हिस्सा जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, ब्रिज कहते हैं। और आम टर्म में हम उसको नेजल बोन कहते हैं। इसी तरह से टिप इज़ द एंटीरियर पार्ट ऑफ द नोज। नोज का जो एंटीरियर पार्ट है, एंटीरियर पार्ट से मुराद जो टर्मिनल एंड है, जो कि हमारा जो कार्टिलेज पर मुश्तमिल जो हिस्सा होता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, एंटीरियर पार्ट ऑफ द नोज कहते हैं। नोज का जो टिप होता है, ठीक है। इसी तरह से नोज में मौजूद जो हेयर्स होते हैं, इनका काम ये होता है कि ये फिल्टर कॉमन मैटर फ्रॉम एंटरिंग नोज नेजल कैविटी। नेजल कैविटी जो नाक के अंदर जो दो हॉल्स होते हैं, तो इनके ज़रिए जो ईयर एंटर हो रहा होता है, तो इस ईयर को जो है हेयर के ज़रिए क्या किया जाता है, फिल्टर किया जाता है, ठीक है। सो वो हेयर जो कि नोज़ के अंदर मौजूद होते हैं, तो इन हेयर्स का काम ये होता है, इन बालों का काम ये होता है कि ये हमारे नोज़ के ज़रिए इंटर होने वाले जो ईयर होती है उसको क्या करती है, फिल्टर करती है। इसके साथ साथ सिलिएटेड म्यूकस मेम्ब्रेन फिल्टर डस्ट एंड बैक्टीरिया, द रिच ब्लड सप्लाई वार्म एंड ह्यूमिडिफाइज द ईयर। इसी तरह से हीयर्स पर मुश्तमिल जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, इसका काम ये होता है कि ये क्या करती है, डस्ट पार्टिकल को फिल्टर करती है। और इसी तरह से अगर उस ईयर में बैक्टीरिया मौजूद हो तो उसको क्या करती है, फिल्टर करती है। इसके साथ साथ म्यूकस मेम्ब्रेन के नीचे जो है ब्लड कैपिलरीज होते हैं, ठीक है। और ब्लड जो है, आप सब दोस्तों को पता है कि कैपिलरीज में जब ब्लड होगा तो वो क्या करेगा, हीटनेस को प्रोड्यूस करेगी। तो इसी ब्लड कैपिलरीज के ऊपर जब ईयर गुजरता है तो ये ब्लड कैपिलरीज क्या करती है, इस ईयर को गर्म करती है और इसमें जो है क्या करती है, इसमें जो मॉइस्चराइजेशन है उसको पैदा करती है, उसको मॉइस्चराइज करती है, ठीक है। इसी तरह से टर्बिनेट्स टर्बिनेट्स क्या है, इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द नेजल कैविटी सो दैट मोर एयर इज फिल्टर्ड वार्म एंड ह्यूमिडिफाइड। टर्बिनेट ये असल में हमारे साथ एरिया है, ठीक है। इसका काम ये होता है कि ये नेजल कैविटी का जो सरफेस एरिया है उसको क्या करता है, उस सरफेस को इंक्रीज करता है, बढ़ाता है, जिसकी वजह से फिर ज़्यादा से ज़्यादा एयर जो है वो क्या होता है, फिल्टर्ड होता है, उसको गर्माइश मिलती है और वो ह्यूमिडिफाइड होकर फिर बॉडी के अंदर जाती है। तो जैसे कि आप सब दोस्त देख सकते हैं कि नोज़ का जो टिप एरिया होता है, ये वाला एरिया, इसको क्या कहते हैं, इसको ये जो है कार्टिलेज पर मुश्तमिल होता है। इसी तरह से इसका जो सुपीरियर पार्ट होता है, जो पिछला पार्ट होता है, ये जो है बोन पर मुश्तमिल होता है, ठीक है। फिर नोज़ के अंदर हीयर्स होते हैं जो कि क्या करती है, फिल्ट्रेशन का काम करती है। और इसी तरह से इसके अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन होता है जो कि हवा को क्या करती है, गर्म करती है और उसमें मॉइस्चराइजेशन को प्रोड्यूस करती है। असेसमेंट ऑफ द नोज़। अब हम नोज़ की असेसमेंट को स्टार्ट करेंगे कि किस तरह से हम नोज़ की असेसमेंट कर सकते हैं और किस तरह से इसमें हम फाइंडिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा जो काम होता है असेसमेंट में वो है इंस्पेक्शन ऑफ द एक्सटर्नल नोज़। एक्सटर्नल नोज़ की हम क्या करते हैं, इंस्पेक्शन करते हैं, उसको हम ऑब्ज़र्व करते हैं, विजुअलाइज करते हैं। तो इंस्पेक्शन के दौरान हम नोज़ की लोकेशन को देखते हैं कि जो नोज़ है वो अपनी सही जगह पर मौजूद है या नहीं। इसी तरह से उसकी साइमेट्री देखते हैं कि दोनों तरफ जो है ये बराबर मौजूद है या नहीं, ठीक है। किसी किस्म की अनबैलेंसमेंट तो इसमें नहीं है। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि नोज़ से किसी किस्म की ब्लीडिंग तो नहीं हो रही, ठीक है। इसके साथ हम देखते हैं कि किसी किस्म की मासिस जो है वो नोज़ में मौजूद तो नहीं है, ठीक है, एक्सटर्नल नोज़ में। इसके साथ साथ देखते हैं कि नोज़ जो है वो स्वेल तो नहीं हुई है किसी वजह से, या उसमें किसी किस्म के लेजन जो है वो मौजूद तो नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है हम इंस्पेक्शन के दौरान क्या करते हैं, ऑब्ज़र्व करते हैं, देखते हैं और
फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। अगर इनमें से किसी भी चीज़ में जो है एबनॉर्मेलिटी मौजूद हो तो फिर उसको हम क्या करते हैं, उसको हम डायग्नोस करके उसके पीछे जो वजूहात है उन वजूहात को फिर हम क्या करते हैं, ठीक करने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ जो नॉर्मल नोज़ होती है तो नॉर्मल नोज़ जो है वो साइमेट्रिक होती है। साइमेट्रिक मुराद ये है कि दोनों साइड पर जो है ये बराबर एरिया पर मुश्तमिल होती है और इसकी जो शेप होती है वो बिल्कुल सेम होती है, ठीक होती है, नॉर्मल होती है, दरमियान में होती है। ठीक है, मिड लाइन से मुराद बिल्कुल दरमियान में मौजूद होती है। प्रोपोर्शनल मतलब एक जैसी होती है। नो ब्लीडिंग लीजन, इसमें किसी किस्म की ब्लीडिंग लीजन नहीं होती। इसके साथ साथ मास या स्वेलिंग जो है इसमें नहीं हुई होती। इसके साथ बोथ नोस्ट्रिल पेटेंट, दोनों नोस्ट्रिल से मुराद, नोस्ट्रिंग से मुराद जो दो ओपनिंग होती है, होल होती है नाक के अंदर, तो ये दोनों क्या होते हैं, पेटेंट होते हैं, ठीक होते हैं। इसके ज़रिए जो है एयर इक्वली क्या होती है, पास होती है। Test for obstruction of by blocking each nostrils and asking the person to inhale with the open nostril। इसी तरह से जब हम नोस्ट्रिल के लिए टेस्ट करते हैं, नोस्ट्रिल को चेक करने के लिए टेस्ट करते हैं कि आया इनका जो है कोई नोस्ट्रिल मतलब ओपनिंग जो है कि कोई ओपनिंग जो है वो ब्लॉक तो नहीं है, तो इसके लिए जो टेस्ट करते हैं वो इस तरह से करते हैं कि एक ओपनिंग पर हाथ रख कर या उंगली रख कर उस सुराख को बंद करते हैं और उन्हें कहते हैं कि इस दूसरे नोस्ट्रिल से क्या करे, वो एयर को इनहेल करे, वो सांस ले। तो जब वो आसानी से सांस ले रहे हो तो इसका मतलब ये है कि उनके जो नोस्ट्रिल है, जो ओपनिंग है या जो होल है वो क्या है, नॉर्मल है, ठीक है, किसी किस्म की ब्लॉकेज उसमें नहीं है। इंस्पेक्शन ऑफ द इंटरनल नोज, इसके अलावा जब हम इंटरनल नोज की इंस्पेक्शन करते हैं तो इंटरनल नोज की इंस्पेक्शन के दौरान हम क्या करते हैं, ओटोस्कोप को क्या करते हैं, ओटोस्कोप को हम इंसर्ट कर देते हैं नेजल वेस्टिब्यूल्स के अंदर। ठीक है, और इसी तरह से लिफ्टिंग द टिप ऑफ द नोज, मतलब नोज का जो टिप है इसको हम अपने फिंगर्स के ज़रिए जो है थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं और फिर ओटोस्कोप को जो है दोनों नोस्ट्रल्स के अंदर मतलब जो होल है उसके अंदर क्या कर देते हैं, इंसर्ट कर देते हैं और अंदरूनी हिस्सा जो है उसको हम देखते हैं और किसी किस्म की अगर एबनॉर्मलिटी हो उसको फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो इसी तरह से आपके पास जो नॉर्मल इंटरनल नोज़ है तो उसका जो म्यूकोजल मेम्ब्रेन है उसका जो कलर होता है वो आपको पिंक जो है देखने को मिलेगा। इसी तरह से वो स्मूथ होता है और मॉइस्ट होती है। ठीक है, इसके अलावा अगर एबनॉर्मलिटी मौजूद हो इंटरनल नोज़ में तो वो एबनॉर्मलिटी किस तरह से होगी, एबनॉर्मलिटी से इस तरह से होगी कि उसमें या तो ब्लीडिंग हुई होगी, ठीक है, या हो रही होगी, या स्वेलिंग हुई होगी, या जो है किसी किस्म की रेडनेस उसमें मौजूद होगी, डिस्चार्ज हुआ होगा। ठीक है, या उसमें फॉरेन बॉडी जो है मौजूद होंगे, या जो सेप्टम है, सेप्टम से मुराद वो मेम्ब्रेन जिसके ज़रिए दो जो ओपनिंग है वो क्या हुए हो, एक दूसरे से अलग हो। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, सेप्टम कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा रिनाइटस, रिनाइटस में क्या होता है, म्यूकोजल मेम्ब्रेन जो है वो स्वेलन हुआ होता है। ठीक है, सूजा हुआ होता है। इसके अलावा उसकी जो कलर है वो रेड हुई होती है। इसके साथ साथ म्यूकोजल मेम्ब्रेन के स्वालन या सूजने के साथ साथ रेडनेस के साथ साथ वो क्या हो रहा हो, वहाँ से डिस्चार्ज भी हो रहा होता है, मतलब फ्लूइड जो है डिस्चार्ज भी हो रहा होता है। इसके साथ साथ डिस्चार्ज से मुराद वाटरी थिक फ्लोरेंट ग्रीन जो है ये फ्लूइड होता है जो कि नोज से डिस्चार्ज हो रहा होता है, नोज जो है बह रही होती है। ठीक है, इन अपर रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन की वजह से, अपर रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन काज होने की वजह से ये एबनॉर्मेलिटी जो है फिर देखने को मिलती है। ठीक है, जब हम इंटरनल नोज की इंस्पेक्शन करते हैं। इसके साथ साथ ऑब्जर्व फॉर डिविएटेड सेप्टम, जो सेप्टम है उसको हम देखते हैं। ठीक है, कि आया जो सेप्टम है इसमें किसी किस्म की डिविएशन तो नहीं आई हुई है। सेप्टम किसे कहते हैं, जो मैंने अभी सर्कल किया, ठीक है, इसको सेप्टम कहते हैं, जिसके ज़रिए जो दो होल है, जो दो सुराख है, ये एक दूसरे से क्या होते हैं, अलग रहते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, सेप्टम कहते हैं। तो हम सेप्टम को ऑब्जर्व करते हैं, इसकी इंस्पेक्शन करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आया सेप्टम में किसी किस्म की एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है, विच इज़ ओनली सिग्निफिकेंट इफ़ एयर फ्लो इज़
ऑब्स्ट्रक्टिव। और हमें इसका पता तभी चल सकता है अगर आपको सांस लेने में, नोज़ के ज़रिए सांस लेने में दुश्वारी हो रही है, डिफ़िकल्टी हो रही है, तो इसलिए फिर हम क्या करते हैं, इन सिम्पटम्स की इंस्पेक्शन करते हैं और इन सिम्पटम्स को ऑब्ज़र्व करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि किसी किस्म की डिविएशन तो इसमें नहीं आई हुई है। डिविएशन से मुराद एबनॉर्मेलिटी या चेंजेस तो इसमें नहीं आई हुई है। ऑब्ज़र्व टर्बिनेट्स, इसके साथ साथ टर्बिनेट्स को हम क्या करते हैं, ऑब्ज़र्व करते हैं फॉर पोलिप्स। पोलिप्स से मुराद बिनाइन ग्रोथ, जो एबनॉर्मल ग्रोथ होती है, ठीक है, उसके लिए हम क्या करते हैं, टर्बिनेट्स को देखते हैं कि वहाँ पर किसी किस्म की एबनॉर्मल ग्रोथ तो नहीं हुई है। इसके साथ साथ ये स्मूथ होते हैं, ग्रे होते हैं, और इसमें अगर टेंडरनेस नहीं हो तो इसका मतलब ये है कि ये हमारे साथ क्या है, ये हमारे साथ नॉर्मल है, ठीक है। टर्बिनेट्स किसे कहते हैं, टर्बिनेट से मुराद नोज़ के जो ओपनिंग है, ओपनिंग के करीब ही जो एरियाज होते हैं, ठीक है, जो सरफेस एरिया होते हैं इंटरनल, तो इसको टर्बिनेट्स कहते हैं। असेसमेंट ऑफ द साइनोसिस, साइनोसिस के लिए जब हम असेसमेंट करते हैं तो साइनोसिस के लिए हम किस तरह से असेसमेंट करते हैं, इस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इंस्पेक्शन करते हैं। इंस्पेक्शन करने के बाद हम साइनोसिस के पल्पेशन करते हैं और परकशन करते हैं, और इस पल्पेशन, परकशन और इंस्पेक्शन के बाद हमारे साथ जो नॉर्मल फाइंडिंग होती है वो ये होती है कि साइनोसिस में किसी किस्म की अगर स्वेलिंग ना हो तो इसका मतलब ये है कि साइनोसिस जो है ये क्या है, नॉर्मल है। इसके अलावा परकशन के दौरान अगर हमें रेजोनेंस साउंड जो है सुनने को मिले तो इसका मतलब ये है कि साइनोसिस जो है ये क्या है, नॉर्मल है, किसी किस्म की एबनॉर्मेलिटी इसमें मौजूद नहीं है। इसके साथ साथ जब हम पल्पेशन या परकशन कर रहे हो और इस दौरान पेशेंट को किसी किस्म की डिस्कम्फर्ट महसूस ना हो तो इसका मतलब ये है कि साइनोसिस जो है ये क्या है, ये नॉर्मल है। साइनोसिस असल में ये हमारे साथ कैविटीज़ होते हैं, ठीक है, जिनका एक ख़ास फंक्शन है जिसको ऑलरेडी हमने पढ़ा भी हुआ है और आगे आएगा तो इसको हम डिस्कस करेंगे फिर से, ठीक है। असेसमेंट या असेसिंग द साइनोसिस, जब हम साइनोसिस की असेसमेंट करते हैं तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, पल्पेशन करते हैं। पल्पेशन किस तरह से कर सकते हैं, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, यूजिंग थम्स, थम्स को, दोनों हाथों के थम्स को यूज़ करते हुए हम क्या करते हैं, पल्पेट द फ्रंटल एंड मैक्सिलरी साइनोसिस। फ्रंटल और मैक्सिलरी साइनोसिस को हम क्या करते हैं, पल्पेट करते हैं। पल्पेशन से मुराद उसको थोड़ा सा प्रेस करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है। टेंडरनेस इन पर्सन विद साइनोसाइटिस और एलर्जीज, इसके अलावा ऐसे पेशेंट जिनको साइनोसाइटिस हुआ हो, ठीक है, उनके साइनोसिस में इन्फ्लेमेशन काज हुआ हो या उनको एलर्जी हुई हो, तो जब हम उनकी पल्पेशन करते हैं तो पल्पेशन के दौरान हमें टेंडरनेस सी महसूस होती है, मतलब उनके जो साइनोसिस है वो सख्त सख्त हमें महसूस होती है, और इसके साथ साथ पेशेंट को पेन भी हो रहा होता है, ठीक है, जिससे हमें ये पता चलता है कि इस पेशेंट को साइनोसाइटिस हुई है या कोई एलर्जी जो है इनको काज हुई है। इसके अलावा ट्रांस इल्यूमिनेशन, ट्रांस इल्यूमिनेशन किसे कहते हैं, ट्रांस इल्यूमिनेशन से मुराद ये है कि यूजिंग अ पिन लाइट इन अ डार्कन रूम, place light under the superior orbital ridge inferior to the frontal cyanosis, clear cyanosis should trans illuminate, ठीक है। जैसे कि आप इस नीचे वाले डायग्राम में देख सकते हैं कि एक पेन लाइट को जो है एक पेशेंट को डार्कर रूम में ले जाकर उनके जो सुपीरियर ऑर्बिटल रिज है, मतलब इस आईब्रो के जो नीचे वाला पार्ट है, यहाँ पर क्या करते हैं, उस पेन लाइट को ओपन करते हैं, ऑन करते हैं, ठीक है, और उस पर लाइट को छोड़ते हैं। तो लाइट को छोड़ने के बाद इस ऊपर वाले एरिया पर जो है आपको क्या नज़र आएगी, इस लाइट के शेडोज नज़र आएंगे। तो इसका मतलब ये है कि इनके जो साइनोसिस, जो कैविटीज़ है वो क्लियर है, किसी किस्म की फ्लूइड या एबनॉर्मल फ्लूइड जो है इसमें मौजूद नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से आपको मालूम हो जाता है कि पेशेंट के जो कैविटीज़ है साइनोसिस के वो क्या है, वो क्लियर है, किसी किस्म की फ्लूइड एक्यूमुलेशन इसमें नहीं हुई है। इसी तरह से नोज साइनोसिस की जब हम असेसमेंट करते हैं तो ओनली द इथमाइड एंड मैक्सिलरी साइनोसिस आर प्रेजेंट एट बर्थ। एमसीक्यूज़ के हवाले से ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि जब बच्चे पैदा हो जाते
हैं तो बच्चों के पैदाइश के दौरान या पैदाइश के वक्त सिर्फ इथमाइड एंड मैक्सिलरी साइनोसिस जो है ये मौजूद होते हैं, जबकि फ्रंटल और स्पिनाइड साइनोसिस जो है ये मौजूद नहीं होते। फ्रंटल साइनोसिस जो है ये तकरीबन 7 से 8 साल के दरमियान में इसकी ग्रोथ डेवलपमेंट हो जाती है, और स्पिनाइड साइनोसिस जो है ये प्यूबर्टी के वक्त जो है इसकी डेवलपमेंट हो चुकी होती है। ठीक है, तो एमसीक्यूज़ के हवाले से ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि पैदाइश के वक्त जो है बच्चा जब पैदा हो जाता है तो उस टाइम बच्चे में 2 साइनोसिस होते हैं, एक इथमाइड साइनोसिस और दूसरा मैक्सिलरी साइनोसिस। ठीक है, जबकि फ्रंटल और स्पिनाइडल साइनोसिस या स्पिनाइड साइनोसिस जो है ये बाद में फिर इसकी डेवलपमेंट होती है। विच साइनोसिस कैन वी एग्जामाइन, तो हम किस तरह की साइनोसिस को एग्जामाइन कर सकते हैं। तो जब बच्चे होते हैं तो बच्चों में हम फ्रंटल और मैक्सिलरी साइनोसिस को क्या करते हैं, उसकी असेसमेंट करते हैं। ठीक है, असेसमेंट ऑफ द माउथ। अब हम बात करेंगे माउथ की असेसमेंट की कि माउथ की हम किस तरह से असेसमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हार्ड प्लेट मेड आउट ऑफ बोन, माउथ का जो हार्ड प्लेट है, हार्ड सरफेस एरिया है, जैसे कि आप देख सकते हैं। ठीक है, जो कि मुकम्मल तौर पर बोन से बना होता है, तो इसको हम क्या करते हैं, चेक करते हैं। इसी तरह से माउथ जो है ये सॉफ्ट प्लेट पर मुश्तमिल होता है जो कि मसल से बना होता है। ठीक है, सॉफ्ट प्लेट हमारे साथ कौन सा है, सॉफ्ट प्लेट हमारे साथ ये वाला एरिया है, तो इसको हम सॉफ्ट प्लेट कहते हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपको यहाँ पर मार्क करके दिखाता हूँ। ठीक है, जो हार्ड प्लेट होता है, तो हार्ड प्लेट ये ऊपर वाला जो हिस्सा होता है ये मुकम्मल तौर पर बोन से बना होता है। ठीक है, जबकि नीचे वाला जो पोर्शन होता है, ये वाला जो कि मैंने ब्लैक लाइन से सर्कल किया है, तो इसको सॉफ्ट प्लेट कहते हैं और ये मसल से बना हुआ होता है। ठीक है, जिसका कलर ज़्यादातर आपको पिंक नज़र आएगा। ठीक है, इसके अलावा यूला से मुराद जो आपको नज़र आ रही है, ठीक है, जो लटका हुआ है, इसको यूला कहते हैं। हैंग फ्रॉम मिडल ऑफ सॉफ्ट प्लेट, जो कि सॉफ्ट प्लेट के बिल्कुल दरमियान में लटका हुआ होता है। इसके साथ साथ माउथ में टंग होती है। ठीक है, एसेस विद मेस्टिकेशन एंड स्वॉलोइंग, और टंग का काम ये होता है कि ये हमें चीज़ों को चबाने में जो है बहुत ज़्यादा मदद देती है। मतलब एक साइड से दूसरे साइड में जो है करने फूड पार्टिकल को करने के लिए जो है टंग बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। इसके साथ साथ हमें फूड को निगलने में भी ये टंग बहुत ज़्यादा क्या करती है, मदद देती है। पेपिली ऑन डोर्सल सरफेस ऑफ द टंग होल्ड न्यूरॉन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर टेस्ट। इसी तरह से टंग के ऊपर जो है आपको दाने दाने नज़र आएंगे, तो ये असल में पेपिलाए होते हैं जिसमें न्यूरॉन्स होते हैं, और ये न्यूरॉन्स क्या करते हैं, ये न्यूरॉन्स आपको मुख्तलिफ़ किस्म के जो जायके हैं वो जायके आपको चखने में क्या करती है, मदद देती है, और उन जायकों को आइडेंटिफाई करने में आपको मदद देती है कि ये जायका नमकीन है या क्या कहते हैं, तुरश है। ठीक है, या बेटर है या सोर है या स्वीट है। तो ये सारी किस्म की जो टेस्ट है ये आपको ये न्यूरॉन्स जो कि टंग में मौजूद होते हैं ये आइडेंटिफाई करते हैं। माउथ में फिर हमारे साथ सिलेवरी ग्लैंड्स होते हैं, जिससे क्या होता है, सिलाइवा जो है वो प्रोड्यूस होती है और मुख्तलिफ़ किस्म के हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं। तो सिलाइवरी ग्लैंड में हमारे साथ पैरोटिड ग्लैंड्स होते हैं। पैरोटिड ग्लैंड्स कहाँ पर मौजूद होते हैं, लोकेटेड सुपीरियर ऑफ द मैंडिब्यूलर एंगल, मैंडिब्यूलर एंगल के बिल्कुल ऊपर जो है ये मौजूद होते हैं पैरोटिड ग्लैंड, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर इस डायग्राम में। ठीक है, जिसको मैंने सर्कल किया है, तो इसको क्या कहते हैं, ये ऑरेंज कलर में जो आपको नज़र आ रहा है, तो इसको पैरोटिड ग्लैंड कहते हैं, और ये मैंडिबुलर एंगल के बिल्कुल ऊपर मौजूद होता है। सुपीरियर से मुराद ऊपर मौजूद होता है। ठीक है, फिर इसके बाद हमारे साथ सब मैंडिबुलर ग्लैंड आते हैं, विच इज़ लाई बीनीथ द मैंडिबुलर, जो कि मैंडिबल बोन के बिल्कुल नीचे मौजूद होते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको ये नज़र आ रहे होंगे, इसको क्या कहते हैं, इसको सबमैंडिबल ग्लैंड कहते हैं, जो रेडिश कलर में आपको नज़र आ रहे हैं, जिसको मैंने अभी टिक किया। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, सब मैंडिबल ग्लैंड कहते हैं। फिर इसके बाद सबलिंगुअल ग्लैंड है। सबलिंगुअल ग्लैंड का तो आप सब दोस्तों को पता है कि ये टंग के नीचे मौजूद होते हैं। ठीक है, तो इसको सबलिंगुअल ग्लैंड कहते हैं, जैसे कि आप ये वाला देख सकते हैं जिसको मैंने टिक किया, तो इसको क्या कहते हैं, सबलिंगुअल
ग्लैंड कहते हैं। लाइज पोस्टीरियर टू द टंग एट द फ्लोर ऑफ द माउथ, ठीक है। पोस्टीरियर से मुराद टंग के नीचे मौजूद होते हैं, पोस्टीरियर से मुराद नीचे निचले हिस्से में और सुपीरियर से मुराद ऊपर वाले हिस्से में, ठीक है। तो सबलिंगुअल ग्लैंड जो है ये टंग के नीचे मौजूद होते हैं, ठीक है। असेसिंग द लिप्स, इसके अलावा जब हम लिप्स की असेसमेंट करते हैं तो लिप्स में हम क्या क्या चीज़ें जो है देखते हैं और इंस्पेक्शन में हम कौन कौन सी चीज़ों को नोट करते हैं, ठीक है। सो ब्लैक पीपल नॉर्मली हैव ब्लूइश लिप्स, नॉर्मली जो हमारे साथ ब्लैक पीपल होते हैं जिनका कलर सियाह होता है तो उनके जो लिप्स होते हैं वो नॉर्मली कैसे होते हैं, नॉर्मली वो ब्लूइश होते हैं, ठीक है। ब्लूइश लिप्स इन लाइट स्किन पीपल इंडिकेट हाइपोक्सीमिया और हाइपोथर्मिया। इसके अलावा वो लोग जिनकी कलर जो है गनम रंगी होते हैं या वाइट कलर के लोग होते हैं तो अगर उनमें उनके जो लिप्स है वो ब्लूइश है तो इसका मतलब ये है कि उनको जो है हाइपोक्सीमिया हुआ है, मतलब उनके ब्लड में जो है ऑक्सीजन की कमी है या उनके लिप्स को जो है प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन या प्रॉपर ब्लड जो है वो नहीं आ रही है, जिसकी वजह से उनके जो लिप्स है वो हमें ब्लूइश नीला जो है वो हमें दिखाई देते हैं, ठीक है। इसके अलावा पेलर ऑन लिप्स इंडिकेट एनीमिया एंड शॉक। इसके अलावा अगर किसी के लिप्स जो है वो पेल हो, पेल से मुराद जर्द कलर में आपको नज़र आ रहे हैं तो इसका मतलब ये होगा कि उनमें ब्लड की कमी है। एनीमिया से मुराद डिफिशिएंसी ऑफ ब्लड, ठीक है। तो उनमें जो है या तो एनीमिया की कमी होगी या वो शॉक का शिकार हुए होंगे। शॉक से मुराद ये है कि उनके लिप्स को जो ब्लड सर्कुलेशन आ रही है तो उस ब्लड में ऑक्सीजन की जो कंसंट्रेशन है वो नॉर्मल से कम है, जिसकी वजह से उनके लिप्स जो है वो हमें फिर क्या दिखाई देते हैं, पेल दिखाई देते हैं, जर्द दिखाई देते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ चेरी रेड लिप्स इंडिकेट एसिडोसिस, जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ठीक है। ऐसे लिप्स जो कि बहुत ज़्यादा रेड दिखाई दे रही हो तो इसका मतलब ये है कि उनको एसिडोसिस हुआ है, ठीक है। इसके अलावा एंगुलर चिलाइटिस से मुराद ये है इन्फ्लेमेशन ऑफ द लिप्स। अगर लिप्स जो है वहाँ पर इन्फ्लेमेशन हुई है, ठीक है, वो स्वेलअप हुए हैं तो इसका मतलब ये है कि उनको क्या हुआ है, उनको एंगुलर चिलाइटिस काज हुआ है, ठीक है। पेनफुल फिशर्स एट कॉर्नर ऑफ द माउथ, इसके अलावा माउथ के जो कॉर्नर्स है ये वाले जो एरियाज है यहाँ पर अगर जो है फिशर्स हुए हो, फिशर से मुराद ये है कि यहाँ पर अगर क्या कहते हैं, जैसे कि पाँव के जो एरिया होती है उसमें जब क्रेक्स वगैरह आ जाते हैं तो उन क्रेक्स को हम क्या कहते हैं, फिशर्स कहते हैं। इसी तरह से माउथ के जो साइड वाले एरियाज है यहाँ पर जब क्रेक्स आ जाते हैं, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा पेनफुल होते हैं, ठीक है, काज बाय कैंडिडा इन्फेक्शन, तो ये किस वजह से काज होता है, ये कैंडिडा इन्फेक्शन की वजह से काज हुआ होता है। इसके अलावा हर्ब सिम्प्लेक्स वायरस ये क्या करता है, वेसिकल और पेस्ट्यूल को काज करती है जो कि बहुत ज़्यादा हाईली कंटीजियस होती है, मतलब एक से दूसरे को लगती है, ठीक है। इसके अलावा कार्सिनोमा से मुराद तो कार्सिनोमा में क्या होता है, मोस्टली क्लस्टर और अल्सरेटेड, ज़्यादातर जो है क्लस्टर बने हुए होते हैं, ठीक है। कार्सिनोमा में जैसे कि आप यहाँ पर लिप्स के ऊपर ये छोटे से दाने को देख सकते हैं तो इस तरह की सिचुएशन होती है, ठीक है। तो असेसमेंट के दौरान हम लिप्स में इन सारी चीज़ों को क्या करते हैं, इसकी इंस्पेक्शन करते हैं, इसको ऑब्ज़र्व करते हैं और देखते हैं कि ये मौजूद है या नहीं, ठीक है। असेसमेंट ऑफ द टीथ, इसके अलावा हम टीथ की असेसमेंट करते हैं। टीथ नॉर्मली लुक वाइट, नॉर्मली हमारे साथ जो टीथ होते हैं तो वो सफ़ेद हमें
देखने को मिलते हैं, ठीक है। और क्या होते हैं, स्ट्रेट होते हैं एंड फ्री ऑफ डिके, और उसमें किसी किस्म की जो है डिके नहीं होती, किसी किस्म की ख़राबी या मसूड़े जो है वो ख़राब नहीं हुए होते, या दांतों में जो है किसी किस्म के कीड़े जो है वो नहीं होते, ठीक है, नॉर्मली। इन द बेक, इसके अलावा इसके पिछले या द अपर मोलर शुड डायरेक्टली रेस्ट ऑन द लोअर मोलर। जो अपर मोलर्स होते हैं, मतलब जो बड़े बड़े दांत होते हैं माउथ में, ठीक है, तो वो निचले वाले लोअर मोलर पर जो है वो डायरेक्टली क्या होते हैं, सेटअप होते हैं। इन द फ्रंट, इसके अलावा जो फ्रंट में टीथ होते हैं और अपर इंसिजर्स होते हैं शुड ओवरलेप लोअर इंसिजर, तो ये लोअर इंसिजर्स पर क्या करते हैं, इसको ओवरलेप करती है, इसको कवर करती है, ठीक है। इसके अलावा येलोविंग एज अ रिजल्ट ऑफ टोबैको यूज, इसके अलावा अगर किसी के टीथ जो है वो जर्द दिखाई दे रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि वो क्या कर रहे हैं, सिगरेट स्मोकिंग करते हैं, या हो सकता है कि वो अपनी दांतों की सफाई नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनके जो दांत है वो क्या हो जाते हैं, वो जर्द हो जाते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ मल ओक्लूजन, मल ओक्लूजन से क्या मुराद है, मल ओक्लूजन से मुराद ये है कि मिस अलाइनमेंट ऑफ अपर एंड लोअर टीथ, जो ऊपर वाले दांत और नीचे वाले दांत होते हैं तो ये इरेगुलर हो जाते हैं, इनकी जो अलाइनमेंट है या इनकी जो सीक्वेंस है, अरेंजमेंट है, वो क्या होती है, डिस्टर्ब हुई होती है, तो इसको क्या कहते हैं, मल ओक्लूजन कहते हैं। डेंटल केरीज से मुराद ये है कि टूथ डिके एज अ रिजल्ट ऑफ एसिड प्रोड्यूस बाय बैक्टीरिया ईटिंग, ठीक है। दांतों में मौजूद जो बैक्टीरिया होते हैं तो वो एसिड को प्रोड्यूस करती है, जिसकी वजह से दांत जो है वो ख़राब होने लगते हैं और दांतों में कीड़े जो है वो पैदा होने लगते हैं, ठीक है, तो इसको डेंटल केरीज कहते हैं। असेसमेंट ऑफ द गम, इसके बाद फिर हम मसूड़ों की क्या करते हैं, असेसमेंट करते हैं, उसको हम चेक करते हैं। सो नॉर्मली हमारे साथ जो नॉर्मल मसूड़े होती है वो कैसे होती है, गम्स लुक पिंक, गम जो है वो नॉर्मली पिंक दिखाई देती है, जैसे कि देख सकते हैं, विद वेल डिफाइंड मार्जिन बिटवीन टीथ एंड गम, और इसी तरह से दांतों और गम के दरमियान जो है मार्जिन भी बहुत ज़्यादा क्या होता है, बहुत ज़्यादा वाज़े दिखाई देता है नॉर्मली। इसके अलावा जिंजाइवल हाइपरप्लेजिया से मुराद ये है कि अगर मसूड़ों में किसी किस्म की ख़राबी पैदा हुई है या उसमें किसी किस्म की हाइपरप्लेजिया काज हुई है, सेल जो है वो डिस्टर्ब हुए हैं, ठीक है, तो इससे क्या होते हैं, इससे जो मसूड़े हैं वो जो है फिर इनलाज जो है आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। जिंजिवाइटिस से मुराद ये है कि मसूड़ों में इन्फ्लेमेशन का पैदा हो जाना, जिसकी वजह से मसूड़े जो है वो पिंकिश के बजाय रेडिश हो जाती है। इसके अलावा उसमें स्वेलिंग हो जाती है और इसके साथ साथ उसके गम के मार्जिन से जो है ब्लीडिंग भी फिर काज होती है। किस वजह से काज होती है, एनएरोबिक बैक्टीरिया के अटैक करने की वजह से, जिसकी वजह से पुअर डेंटल हाइजीन और विटामिन सी डिफिशिएंसी। इसके साथ साथ अगर वो जो है अपनी माउथ की केयरिंग सही नहीं कर रहे या उनमें विटामिन सी की कमी है, तो इन तीनों वजूहात की वजह से उनको जिंजिवाइटिस काज या जिंजिवाइटिस जो है उनको क्या हो सकता है, काज हो सकता है। जिंजिवाइटिस से मुराद इन्फ्लेमेशन ऑफ द जिंजाइवा या इन्फ्लेमेशन ऑफ द गम्स, ठीक है। इफ़ डिजीज़ इज़ अनट्रीटेड, अगर इस बीमारी का हम कोई इलाज ना करें तो इससे क्या होता है, स्प्रेड टू बोन्स, तो ये बैक्टीरिया फिर हमारे बोन्स तक पहुंच जाता है, ठीक है, और इस तरह से बोन्स को इफेक्ट करके पीरियोडोंटाइटिस काज कर देता है, मतलब बोन्स में इन्फ्लेमेशन को ये काज कर देता है, ठीक है। असेसमेंट ऑफ द टंग, इसके साथ साथ हम क्या करते हैं, टंग की भी असेसमेंट करते हैं। नॉर्मली द टंग इज पिंक विद अ रफेंड डोर्सल सरफेस एंड मॉइस्ट अंडरनीथ। नॉर्मली जो टंग होती है, नॉर्मल जो ज़ुबान होती है, तो उसका जो कलर होता है वो पिंक होता है। इसके साथ साथ टंग का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है तो वो थोड़ा सा रफ होता है, उस पर छोटे छोटे सफ़ेद सफ़ेद दाने आपको नज़र आएंगे या सफ़ेदी जो है आपको नज़र आएगी, तो ये नॉर्मल है। लेकिन इसका जो निचला हिस्सा होता है तो वो मॉइस्ट होती है, ठीक है। इसके साथ साथ हम क्या करते हैं, टंग की जब इंस्पेक्शन करते हैं
तो इंस्पेक्शन के लिए हम टंग को जो है क्या करते हैं, कॉटन गॉज के ज़रिए इसको हम पकड़ लेते हैं और फिर टंग के दोनों साइड्स को हम क्या करते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। टंग एबनॉर्मलिटीज़, अब टंग की जो एबनॉर्मलिटीज़ है वो क्या है, इनलार्ज टंग, अगर किसी की टंग जो है वो इनलार्ज हुई है, उसका साइज जो है वो बड़ा है, तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, मैक्रोग्लोसिया कहते हैं। मैक्रोग्लोसिया एमसीक्यूज में ये पॉइंट जो है आ सकता है, आपसे पूछ सकते हैं कि विच वन कंडीशन इज कॉल्ड मैक्रोग्लोसिया या द इनलार्जमेंट ऑफ टंग इज कॉल्ड व्हाट। अगर टंग जो है वो इनलार्ज हो जाए तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, इस कंडीशन को हम मैक्रोग्लोसिया कहते हैं। ठीक है, अकर इन डाउन सिंड्रोम, जो कि डाउन सिंड्रोम कंडीशन में बहुत ज़्यादा कॉमनली आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, डाउन सिंड्रोम ये असल में हमारे साथ एक जेनेटिकल डिजीज़ है। ठीक है, एबनॉर्मेलिटी है। तो इस एबनॉर्मेलिटी में आपको जो पेशेंट मिलते हैं तो उनकी जो टंग है वो कॉमनली इनलार्ज होती है। ठीक है, इसके अलावा फिशर टंग, फिशर टंग से मुराद ज़ुबान में जो है दरारों का पड़ जाना, जैसे कि इस डायग्राम में आप देख सकते हैं। इस किस्म की कंडीशन को क्या कहते हैं, फिशर टंग कहते हैं। ये भी कॉन्जेनिटल हो सकती है। कॉन्जेनिटल से मुराद पैदाइशी तौर पर हो सकती है माइल्ड फ्रॉम में काज बाय डिहाइड्रेशन, ये जो है डिहाइड्रेशन की वजह से काज होती है। ठीक है, बॉडी में अगर पानी की कमी है तो पानी की कमी की वजह से आपकी जो टंग है इसमें दरारें पैदा हो जाती है। कैंडिडिएसिस, कैंडिडिएसिस क्या है, कैंडिडिएसिस ये हमारे साथ एक फंजाई होता है। ठीक है, जो कि क्या करती है, वाइट चीज़ी पेज ऑन बकल म्यूकोजा और टंग, ये आपके टंग को बिल्कुल इस तरह से सफ़ेद कर देता है, या आपका जो आपके जो चीक के जो वॉल्स है उसको इस तरह से सफ़ेद, उस पर इस तरह से सफ़ेदी को पैदा करती है। ठीक है, अकर आफ्टर यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक, अगर आप एंटीबायोटिक्स यूज़ करते हैं, स्टेरॉइड यूज़ करते हैं या इम्यूनोसप्रेशन यूज़ करते हैं, ठीक है, तो इन मेडिसिन के यूज़ करने की वजह से ये कंडीशन अराइज हो सकती है। बकल म्यूकोजा की जब हम असेसमेंट करते हैं, बकल म्यूकोजा से मुराद माउथ के जो इंटरनल साइड वॉल्स है, इसकी जब हम असेसमेंट करते हैं तो नॉर्मली हमारे साथ जो नॉर्मल म्यूकोजा मेम्ब्रेन होता है तो वो पिंक कलर में आपको दिखाई देगी, स्मूथ होगी और मॉइस्ट होगी। अगर एबनॉर्मल है, जब हम इनकी इंस्पेक्शन करते हैं तो इंस्पेक्शन के लिए हम क्या करते हैं, लाइट को यूज़ करते हुए टंग ब्लेड के ज़रिए टंग को इधर उधर करके हम और माउथ के जो इंटरनल साइड वॉल्स है उसको हम क्या करते हैं, चेक करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। इसमें हम किन चीज़ों को चेक करते हैं, प्रेजेंस ऑफ स्टेंसन डक, ओपनिंग ऑफ पैराइटिड ग्लैंड विच आर इन्फ्लेम्ड एंड रेड विद मम्स। ठीक है, हम स्टेफन डक्स को क्या करते हैं, उसकी मौजूदगी को चेक करते हैं कि वो मौजूद है या नहीं। अगर वो मौजूद हो तो इससे हमारे जो चीक या जो बकल म्यूकोजा है वो उसमें इन्फ्लेमेशन हुई होगी और इसके साथ साथ वो जो है रेडनेस उसमें पैदा हुई होगी, तो ये एक एबनॉर्मल फाइंडिंग है। ठीक है, प्लेट एबनॉर्मेलिटीज़, प्लेट एबनॉर्मेलिटीज़, क्लिफ प्लेट, जैसे कि आप लोगों ने इस नाम को बहुत कॉमनली और बहुत ज़्यादा सुना होगा। ठीक है, और ज़्यादातर जो पैदाइशी बच्चे हैं उनमें इस तरह की कंडीशन जो है वो क्या होती है, एराइज होती है। इज़ अ कंजेनिटल डिफेक्ट वियर द मैक्सिलरी प्रोसेस फेल्स टू फ्यूज। ठीक है, क्लिफ प्लेट ये असल में एक कंजेनिटल डिफेक्ट है। कंजेनिटल डिफेक्ट से मुराद ये है कि ये एक ऐसी एबनॉर्मेलिटी है जो कि पैदाइशी तौर पर होती है। ठीक है, जिसमें जो मैक्सिलरी प्रोसेस होता है तो वो मुकम्मल होने में क्या हो जाता है, नाकाम हो जाता है, जिसकी वजह से ये एबनॉर्मल कंडीशन अराइज हो जाती है, जो कि आप इस कंडीशन नीचे दिए गए डायग्राम्स को देख सकते हैं। इस कंडीशन को क्या कहते हैं, क्लिफ प्लेट्स कहते हैं। ठीक है, दिस causes a gap in the heart plate and possibly the upper lips, सर्जरी रिक्वायर, और इस कंडीशन को ठीक करने के लिए फिर हम क्या करते हैं, बच्चे की सर्जरी करते हैं। ठीक है, असेसिंग द टॉन्सिल्स, इसी तरह से टॉन्सिल्स की जब असेसमेंट हम करते हैं तो नॉर्मली जो टॉन्सिल्स होते हैं उनका कलर आपको पिंक देखने को मिलेगा और ये क्या होते हैं, माउथ के साइड्स में मौजूद होते हैं।
इंस्पेक्ट बाय डिप्रेसिंग द टंग ब्लेड ऑन द टंग, ठीक है। इसी तरह से जब हम इसकी इंस्पेक्शन करते हैं, इसको ऑब्जर्व करते हैं, तो इसके लिए सबसे पहले टंग ब्लेड के ज़रिए हम टंग को जो है डिप्रेस कर देते हैं। ड्यूरिंग एन अपर रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन, अगर कोई अपर रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन काज हुई है तो इस दौरान क्या होगा, द टॉन्सल्स बिकम ब्राइट रेड, टॉन्सल्स की जो कलर है वो पिंक से चेंज होकर ब्राइट रेड हो जाएगी। इसी तरह से वो सूजन का शिकार हो जाएगी। इसके साथ साथ में माइट कंटेन एक्सोडेट्स एंड वाइट स्पॉट, और इसके साथ साथ उससे जो है सिक्रीशन होगी या वाइट स्पॉट जो है आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये आप साइट में देख सकते हैं किसको, टॉन्सल्स को। इसको क्या कहते हैं, टॉन्सल्स कहते हैं, ठीक है। अगर टॉन्सिल्स की जो कंडीशन है, एबनॉर्मलिटी इन्फेक्शन की जो कंडीशन है या जो स्टेज है वो 1+ स्टेज है, तो टॉन्सिल जो है आपको देखने को मिलेंगे। अगर 2+ है तो टॉन्सिल जो है उसमें इन्फ्लेमेशन हुई होगी। अगर 3+ है तो टॉन्सिल जो है टसिंग यूलिया, ठीक है। यूलिया से मुराद आपका जो पश्तो में इसको तालू कहते हैं, जो कि हैंग हुआ होता है, जो कि लटका हुआ होता है, इसको यूला कहते हैं, ठीक है। तो अगर 3rd स्टेज में टॉन्सल्स है तो आपकी जो टॉन्सल है इस यूला को टच करेंगी, ठीक है। अगर 4th स्टेज में है तो टॉन्सल जो है टच करेगी एक दूसरे को, यूला के साथ साथ एक दूसरे को भी टच करती होगी, ठीक है। तो ये एबनॉर्मल फाइंडिंग है। थ्रोट मतलब फेरिंग्स की जब असेसमेंट हम करते हैं तो कैसे करते हैं, नेजो फेरिंग्स को हम देखते हैं लोकेट बिहाइंड द नोज अबव द सॉफ्ट प्लेट, सॉफ्ट प्लेट के ऊपर नोज के नीचे, सॉरी नोज के बिल्कुल पीछे जो है नेजो फेरिंग्स मौजूद होता है। ओरो फेरिंग्स लोकेटेड बिहाइंड द माउथ बिलो द नेजो फेरिंग्स, इसी तरह से जो ओरो फेरिंग्स है तो ये माउथ के पीछे और नेजो फेरिंग्स के बिल्कुल नीचे मौजूद होता है, ठीक है। इसके साथ साथ शेयर्ड पैसेज वे फॉर ब्रीथिंग एंड स्वालोइंग, ठीक है। जो ओरोफेरिंग्स है तो ये असल में हमारे साथ वो एरिया है, वो पाथवे है जिसके ज़रिए ईयर भी जो है पास होती है, और इसके साथ साथ जो फूड पार्टिकल है वो भी क्या होते हैं, पास होते हैं, जिसके ज़रिए हम ब्रीथिंग भी कर सकते हैं और स्वालोइंग भी कर सकते हैं। एमसीक्यूज़ के हवाले से ये पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है। एमसीक्यूज़ में आपसे पूछ सकते हैं कि वो कौन सा एरिया है जिसके ज़रिए ब्रीथिंग भी होती है और स्वालोइंग प्रोसेस भी होता है, ठीक है। तो वो हमारे साथ ओरोफेरिंग्स है, ठीक है। इसके बाद हमारे साथ लेरिंगोफेरिंग्स आ जाता है, एक्सटेंड फ्रॉम बेस ऑफ द टंग टू द एजोफेगस। लेरिंगोफेरिंग्स जो है ये टंग के बेस से लेकर एजोफेगस तक इसकी जो लेंथ है, लंबाई है वो होती है, ठीक है। डिवाइड लेरिक्स फ्रॉम एसोफेगस, और इसी तरह से लेरिंगोफेरिंग जो है ये क्या करती है, लेरिंग्स को क्या करती है, डिवाइड करती है, किससे, एसोफेगस से, मतलब एसोफेगस से इसको क्या करती है, अलग करती है। नेम अकॉर्डिंग टू लोकेशन, और इनको जो नेम्स दिए गए हैं तो ये इनके लोकेशन के बेस पर दिए गए हैं, ठीक है। असेसमेंट ऑफ फेरिंग्स, आस्क द पेशेंट टू ओपन द माउथ, हम अपने पेशेंट को कहेंगे कि अपना मुंह खोले, बट नॉट प्रोट्यूड द टंग, और उनको ये भी कहेंगे कि आप अपना मुंह खोले लेकिन टंग को जो है बाहर ना निकाले, ठीक है। एंड से आ, और उन्हें हम कहेंगे कि आ करे, ठीक है। दिस एक्शन में लिफ्ट यू सी द फेरिंग्स वॉल, और इसी तरह से इससे क्या होगा, इससे आपको जो फेरिंग्स है वो वाज़े तौर पर नज़र आएगा, ठीक है। और इस दौरान हम किस चीज़ को नोट करेंगे, नोट द रेज ऑफ द सॉफ्ट प्लेट, जो सॉफ्ट प्लेट है तो उसको हम नोट करेंगे कि वो ऊपर की तरफ रेज हुआ है या नहीं, ठीक है। तो इस तरह से हम फेरिंग्स की असेसमेंट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारे साथ BSN 3rd सेमेस्टर एंड पोस्ट RN 1st सेमेस्टर के सब्जेक्ट हेल्थ असेसमेंट का यूनिट नंबर 5 जो कि मैंने आप दोस्तों के साथ शेयर किया। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है, कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट यूनिट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।